राजधानी दिल्ली में लॉ एंड ऑर्डर की पोल एक बार फिर से खुल गई है। दिन दहाड़े 15 से 20 राउंड फायरिंग हुई। शूटर स्कूटी पर सवार होकर आए, शख्स का मर्डर करके फरार हो गए। पुलिस फिलहाल लकीर पीट रही है। बड़ी खबर दिल्ली से है। दिन दहाड़े फायरिंग से दिल्ली का दयालपुर इलाका थर्रा उठा। स्कूटी सवार 3 शूटर्स ने शख्स की हत्या कर दी। मारे गए युवक की पहचान राशिद के तौर पर हुई है, जो आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता बताया जा रहा है। रंगदारी ना देने पर अक्की डॉन गैंग के लोगों पर हत्या का शक है। करीब 15 से 20 राउंड फायरिंग की गई। अब सीसीटीवी तस्वीर भी आप देखिए। 3 हमलावर एक स्कूटी पर सवार होकर आए। बाजार में उस वक्त भीड़ भाड़ भी है, सभी अपने अपने काम में व्यस्त हैं। तभी स्कूटी एक मकान के बाहर रुकती है। 2 हमलावर स्कूटी से उतरते हैं, गोलियां चलाते हुए घर में दाखिल होते हैं और ताबड़तोड़ गोलियां चलाते हैं। अंदर मौजूद राशिद को 10 गोलियां मारी गई। सिर, चेहरा, सीना सब छलनी कर दिया गया। बाहर उनका साथी स्कूटी स्टार्ट करके वेट कर रहा था। 20 से 30 सेकंड के अंदर काम खत्म करके दोनों स्कूटर स्कूटी पर बैठे और वहां से फरार हो गए। अब दिल्ली का दयालपुर इलाका, जो काफी व्यस्त इलाका माना जाता है, तंग गलियां हैं, लोगों की मौजूदगी रहती है। ऐसे में यह मर्डर पुलिस की मुस्तैदी पर भी सवाल खड़े करता है। बताया जा रहा है कि राशिद से अक्की डॉन गैंग का रंगदारी मांगने का जो मसला था वो भी चल रहा था। इसी को लेकर इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया। अब अक्की डॉन की भी हत्या हो चुकी है। वो राशिद से रंगदारी मांग रहा था। अब शक की सुई अक्की डॉन के गुर्गों की तरफ घूम रही है। आशंका जताई जा रही है कि अक्की डॉन के लोगों ने ही राशिद की गोली मारकर हत्या की है। पुलिस ने फिलहाल टीम का गठन कर दिया है, लेकिन हत्यारे पकड़ से बाहर हैं। इस तरह की वारदातें दिल्ली में आम क्यों हो गई हैं? दिल्ली में जान इतनी सस्ती क्यों हो गई है? लॉ एंड ऑर्डर का यह हाल क्यों हो गया है? सवाल दिल्ली पुलिस से पूछे जा रहे हैं। दिल्ली का दयालपुर इलाका गोलियों की तड़तड़ाहट से थर्रा उठा है। 15 से 20 राउंड फायरिंग दिन दहाड़े हुई है। मरने वालों की पहचान राशिद के तौर पर हुई है। वो आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता भी बताया जा रहा है। उसके चेहरे, सिर और सीने पर कुल 10 गोलियां लगी हैं। तीनों शूटर्स स्कूटी पर सवार होकर आए थे। अक्की डॉन के गुर्गों पर हत्या का शक है। और हमारे साथ कुमार सोनू जुड़ गए हैं। कुमार सोनू, आपके पास क्या जानकारी मिल रही है? क्या पुलिस को कोई सुराग मिल पाया है कि हत्यारे कौन थे? क्योंकि सीसीटीवी में तो साफ नजर आ रहे हैं। देखिए बिल्कुल अमित, ये 3 जो हैं शूटर थे और ये एक स्कूटी पर सवार होकर आते हैं। सबसे पहले जब राशिद जो है देर शाम अपने घर के बाहर गली के कोने पर खड़ा होता है, तो उस दौरान उस पर ताबड़तोड़ गोलियां चलाई जाती है। तकरीबन 15 राउंड फायर जो हैं किए जाते हैं, जिसमें से 10 के करीब गोलियां जो हैं वो राशिद को लगी है। और उसके बाद वो मौके से हथियार लहराते हुए स्कूटी पर फरार हो जाते हैं। आपको बता दें, इसमें 2 सीसीटीवी है। दूसरी सीसीटीवी फुटेज में तीनों जो शूटर हैं वो जब फरार हो रहे हैं हथियार लहराते हुए, तो उनकी स्कूटी टकरा जाती है, गिरती है। तो कुमार सोनू, जो हम वीडियो देख रहे हैं और आपके पीछे के जो इलाका देख रहे हैं वो एक ही जैसा लग रहा है। अगर आप मौका वारदात पर ही हैं तो जरा जगह भी हमें दिखाइएगा, कहां पर यह वारदात हुई है? देखिए, यहां से कुछ कदमों की दूरी पर है अभी, क्योंकि यहां पर आगे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, तो यहां से हमें रास्ता चेंज करके जाना पड़ेगा। लेकिन अमित, मैं पूरा आपको सीक्वेंस समझा देता हूं कि ये तीनों शूटर जो हैं आते हैं शाम में, और जब राशिद अपने घर की गली के कोने पर खड़ा होता है तो उस वक्त ये ताबड़तोड़ गोलियां चलाते हैं। 2 शूटर जो हैं स्कूटी से उतरते हैं और उसके बाद एक के बाद एक अंधाधुंध गोलियां चलाना शुरू कर देते हैं। 15 राउंड फायर किए जाते हैं, जिसमें से 10 के करीब जो है वो राशिद को लगे हैं। आपको बता दें, तकरीबन 6 महीने पहले भी राशिद पर जानलेवा हमला हो चुका है, जिसमें वो बाल बाल बच गया था। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। स्कूटी से घटना को अंजाम देने के बाद जब स्कूटी से तीनों शूटर फरार हो रहे होते हैं, तो उस दौरान इनकी स्कूटी टकराकर गिर जाते हैं ये तीनों शूटर और उठते हैं। फिर उसके बाद स्कूटी पर सवार होकर हथियार लहराते हुए निकलते हैं। पूरा भीड़ भाड़ वाला पूरा इलाका है और कोई भी शख्स इन्हें रोकने की कोशिश तक नहीं करता कि इतनी बड़ी घटना को ये सरेआम अंजाम देकर फरार हो जाते हैं। हालांकि पुलिस सूत्रों का कहना है ये आपसी रंजिश का मामला भी हो सकता है और 2 गैंग के बीच की राइवलरी भी हो सकती है, क्योंकि जो मृतक राशिद है वो खुद जो है एक थाने का, दयालपुर थाने का बेड कलेक्टर था, जिसे आमतौर पर आम पुलिस की भाषा में BC बोला जाता है। और आम आदमी पार्टी से भी जो है ये किसी तरीके से जुड़ा हुआ था। हालांकि पुलिस अभी इस पूरे मामले पर कुछ भी ज्यादा बोलने को तैयार नहीं है, लेकिन पुलिस सूत्रों का साफ तौर पर कहना है कि जो शूटर हैं और जो स्कूटी है वो आइडेंटिफाई कर ली गई है। अब जल्द ही जो है पुलिस की गिरफ्त में होंगे तीनों शूटर। जी, तो एक बात तो साफ है, दिल्ली में लॉ एंड ऑर्डर तो है नहीं कुमार,
और ना पुलिस वालों का डर है इन अपराधियों को, क्योंकि जिस तरीके से इस पूरी हत्या को अंजाम दिया गया, वो भी इतने भीड़ भाड़ वाले इलाके में लोगों के बीच में हत्या करके यहां से फरार हो गए, उसका साफ मतलब यह है कि अभी कानून का डर इन लोगों में नहीं है। बहुत शुक्रिया कुमार आपका इस पूरी जानकारी के लिए। और अभी में बड़ी खबर बेंगलुरु से आ रही है, जहां पर 22 साल की महिला के मर्डर से सनसनीखेज ये मामला अब सामने आया है। भवानी नाम की महिला की हत्या का मामला सामने आने के बाद हड़कंप मच गया। आरोपी ने उसे सुसाइड करार देने की कोशिश की। 22 साल की भवानी से आरोपी ऑटो ड्राइवर चंद्रशेखर ने सीक्रेट शादी की और जब लड़की की फैमिली वालों ने अपनी बेटी की सगाई तय की तो भवानी का गला घोंटकर उसने हत्या कर दी। आरोपी ने जहर खाकर खुद भी आत्महत्या का नाटक किया। पुलिस ने अब आरोपी चंद्रशेखर को दबोच लिया है। छानबीन हो रही है। जांच में सामने आया कि आरोपी चंद्रशेखर पहले से शादीशुदा था और 6 साल का उसका एक बेटा भी है। संवाददाता टी राघवन बेंगलुरु से हमारे साथ जुड़ गए हैं। ये जो 22 साल की भवानी है, जिसकी हत्या करके खुद जहर खाने का नाटक कर रहा था, ये पकड़ में कैसे आया? जी देखिए मीनाक्षी, ये परिवार वालों को इस बात का शक हो गया था कि भवानी और चंद्रशेखर के बीच में कुछ रिलेशनशिप है, क्योंकि बीएससी की पढ़ाई पूरी करने के बाद भवानी ने यह कहा था कि वो अलग रहना चाहती है और तुलसी नगर में किराए के मकान पर रहती है। वहां पर जो रहती थी और किराए के मकान के जो मालिक हैं, उनका यह कहना था कि वहां पर चंद्रशेखर का अक्सर आना जाना होता था और उन लोगों ने ये बताया भवानी और चंद्रशेखर ने कि वो दोनों हस्बैंड एंड वाइफ है। और ऐसा अब पता चल रहा है पुलिस की जांच में कि इन लोगों ने सीक्रेटिवली एक मैरिज भी की थी। और उस दिन 13 जून को चंद्रशेखर ने अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर उन दोनों को दोनों की साथ में ये फोटो लगाई थी और ये कहा था कि शादी की सालगिरह मुबारक हो। तब परिवार वालों को शक हुआ जब उन्होंने भवानी के व्हाट्सएप स्टेटस पर उसको देखा तो उन्होंने तुरंत भवानी के पिता श्रीनिवास को अलर्ट किया। लेकिन जब तक श्रीनिवास वहां पर पहुंच पाते भवानी के घर तक, तब तक ये बताया जा रहा है कि दोनों ने जहर खाया था। हालांकि भवानी ने उल्टी कर दी, वो चेतना में थी, तो इस वक्त चंद्रशेखर ने उसका गला घोंटकर हत्या कर दी। उसके बाद खुद भी जहर पी लिया। अब एफएसएल के जरिए यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि क्या सिर्फ चंद्रशेखर ने जहर पीने का नाटक किया था या फिर दोनों ही सुसाइड पैक्ट में एक दूसरे की जान जो है लेना चाहते थे। लेकिन फिलहाल चंद्रशेखर को भवानी की हत्या के मामले में बुक किया जा चुका है और उसे पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है। अच्छा राघवन, एक बात बताइए कि जो ये चंद्रशेखर जिसका नाम लिया जा रहा है आरोपी है, इसका क्या बैकग्राउंड निकलकर सामने आया है? किस तरह के संपर्क में आई भवानी इसके? जी देखिए, चंद्रशेखर के बारे में बताया जा रहा है कि वो पहले से ही शादीशुदा है। ये बात उसने भवानी से भी छिपाई, ये बात कही जा रही है। उसको 6 साल का एक बच्चा भी है। तो आप जानिए कितने समय से, एक्चुअली जब से ये कॉलेज में पढ़ रही थी भवानी, ऐसा बताया जा रहा है कि चंद्रशेखर उसके संपर्क में आया था और उसके बाद दोनों के बीच में रिलेशनशिप डेवलप हो गया। हालांकि जब परिवार को इस बात का शक हुआ था तब भी उन्होंने भवानी को रोकने की कोशिश की थी, लेकिन भवानी उस वक्त जो है ऐसा कह सकते हैं कि चंद्रशेखर की तरफ बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड थी। लेकिन जब उसके बैकग्राउंड के बारे में फैमिली को पता चला अमित, तो उन्होंने भवानी की सगाई तय कर दी थी और आने वाले सप्ताह में उसकी सगाई होनी थी। इसी बात का पता लगने के बाद चंद्रशेखर ने भवानी को इस बात के लिए मना लिया कि दोनों सुसाइड कर जान दे देंगे और उसकी हत्या कर दी। जी बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए राघवन। अब खबर दिल्ली में डिमोलिशन की। दिल्ली में एक बार फिर बुलडोजर चल रहा है और इस बार एक्शन कालिंदी कुंज में चल रहा है। हाईकोर्ट के आदेश पर एमसीडी ने कार्रवाई शुरू कर दी है। भारी पुलिस की मौजूदगी के बीच इलाके में बुलडोजर चलना शुरू हो गया है। दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश के बाद 0 जोन में बुलडोजर चल रहा है और इस दौरान सीलिंग की प्रक्रिया भी कराई जाएगी। तो दिल्ली के कालिंदी कुंज में हाईकोर्ट के आदेश के बाद एमसीडी की ओर से कार्रवाई की जा रही है और यहां पर जो इलाके हैं जहां पर माना जा रहा है कि जो सरकारी जमीन है या जो अवैध तरीके से जहां पर बनाए गए हैं मकान, उन्हें इस वक्त गिराया जा रहा है। दरअसल कालिंदी कुंज का जो इलाका है बहुत ही सेंसिटिव इलाका है। एक तरफ यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यमुना की ज़मीन है और खादर की ज़मीन है जिस पर बेतहाशा यहाँ पर बिल्डिंगें बनाई गई हैं और उसके बाद से लगातार इसको लेकर सवाल भी उठाए जा रहे थे और आखिरकार इस पर हाईकोर्ट के आदेश के बाद अब एमसीडी की ओर से कार्रवाई की जा रही है। करीब 22 किलोमीटर का ये इलाका है जिसके ऊपर ये अवैध निर्माण किया गया है और अवैध निर्माण को अब गिराने का काम शुरू हो चुका है। और कालिंदी कुंज में जैसा कि बराज है और उसके साथ ही साथ एक ऐसा इलाका है जहां से नोएडा और साउथ दिल्ली जुड़ता है और यहाँ पर ट्रैफिक जाम की भी बड़ी समस्या रहती है। तो ऐसे में ये पूरा इलाका यहाँ पर रीडेवलप करना पड़ेगा, तो सबसे पहले अवैध कब्जे हटाने जरूरी है।
गाजियाबाद में अवैध निर्माण पर बुलडोजर एक्शन जारी है और इस सिलसिले में डासना के कुशलिया गांव में प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की। राजस्व विभाग और पुलिस प्रशासन की साझा टीम ने शत्रु जमीन पर बुलडोजर चलाकर अवैध कब्जे को मुक्त कराया। प्रशासन को शिकायत मिली थी कि कुशलिया गांव में शत्रु संपत्ति पर आजाद उर्फ छोटे ने अवैध कब्जा किया है। इसके बाद रिकॉर्ड की जांच भी की गई। जांच में शिकायत सही पाए जाने के बाद अवैध निर्माण को हटाने का आदेश जारी हुआ। इसके बाद राजस्व विभाग की टीम पुलिस के साथ मौके पर पहुंची और अवैध निर्माण को गिरा दिया गया। तो ये तस्वीर आप देख रहे हैं गाजियाबाद से आ रही है, जहां पर अवैध निर्माण को गिराया जा रहा है। 14 जून और 15 जून की तस्वीर आप देख रहे हैं। तो लगातार गाजियाबाद और इसके आसपास के इलाकों में जहां पर भी सरकारी संपत्ति थी या फिर यहां पर जबरन सरकारी जमीन पर मजार बनाए गए थे या मदरसे बनाए गए थे या फिर कोई लोगों ने आम अपने घर भी बनाए थे, उसको भी इस वक्त प्रशासन की ओर से गिराया जा रहा है। सूचना मिली थी कि कुशलिया गांव में आजाद उर्फ छोटे नामक व्यक्ति ने 142 वर्ग मीटर जमीन पे, जो कि शत्रु संपत्ति की जमीन है, उस पे कब्जा किया है। उसके बाद में हमारी टीम्स वहां पे पहुंची और उसको वेरीफाई किया गया और उसके बाद में पुलिस बल के साथ में राजस्व की टीम ने उस कब्जे को आज हटा दिया है। लगभग 80 लाख रुपए के आसपास की ये जमीन है जिसे कब्जा कराया गया है। लगातार जैसा कि आप अवगत है कि हम लोग जितनी भी हमारी शासकीय संपत्ति है उनमें भूमाफियाओं के विरुद्ध अभियान चला रहे हैं। उसी के अंतर्गत इसका चिन्हीकरण किया गया था और इस कब्जे को हटवा दिया गया है। अब भिलाई में भी अवैध निर्माण पर बड़ा एक्शन हुआ है। प्रशासन की ओर से सरकारी जमीन पर बने अवैध मदरसे पर बुलडोजर चला है। नगर निगम, राजस्व विभाग और पुलिस की साझा टीम ने यह भारी सुरक्षा बंदोबस्त के साथ कार्रवाई शुरू की। प्रशासन का कहना है कि सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे की शिकायतों की जांच के बाद यह कदम उठाया गया है। कार्रवाई के दौरान किसी भी तरह से अप्रिय स्थिति ना हो, इससे निपटने के लिए बड़ी तादाद में पुलिस फोर्स भी तैनात किया गया। 4 पुलिस थानों के प्रभारी मौके पर मौजूद थे। संवेदनशील इलाका होने के कारण पुलिस ने मदरसे के चारों तरफ रास्ते को ब्लॉक कर दिया था। जमीन को कब्जे से छुड़ाने के लिए नगर निगम ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। हाईकोर्ट का फैसला आते ही बुलडोजर की कार्रवाई शुरू हो गई।